अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हाथरस का कांड और हाथरस में मचा हाहाकार मन को द्रवित करता है, दुखी करता है, बेबस करता है और मायूस करता है। जिस तरह वहाँ महिलाओं की और छोटे मासूम बच्चों की कुचलकर मौत हुई है, हम सब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी त्रासदी है, इतनी बड़ी घटना है कि इसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हालात ऐसे थे कि आज जब हमारे रिपोर्टर्स इस घटना की कवरेज कर रहे थे, वो रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू था। बहुत कम ऐसा होता है कि पत्रकार घटना पर कवर करते वक्त वो रोएं, लेकिन पत्रकार भी अपने इमोशंस को बहनों भाइयों कंट्रोल नहीं कर पाए और फूट फूट कर रहे। छोटे बच्चों की छोटी छोटी चप्पलें, उनके दूध की बोतलें, उनके बस्ते, उनके कपड़े, हालात ऐसे थे बहनों भाइयों के हृदय विदारक, जिसको आप कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। आज की परिचर्चा हम इस विषय पे करेंगे कि अब तक किसी को इस मामले में दोषी क्यों नहीं बनाया गया, बाबा को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई एफआईआर तक में उसका नाम न होना, एक भी सिपाही तक का इसमें सस्पेंशन न करना, एक भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी को न हटाना या उन पर कार्रवाई न करना, ये तमाम सरकार पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, हाथरस को ऐसा प्रतीत होता है किसी की नज़र लग गई है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं वहाँ पर होती हैं कि दुनिया भर का ध्यान उस पर जाता है। हाथरस की घटना बहनों भाइयों किसी सभ्य समाज में भुलाई नहीं जा सकती और इसे स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। पाखंड, अंधविश्वास की इंतहा, अशिक्षा, अज्ञानता की इंतहा, लोगों में जुनून और पागलपन की इंतहा। हैरान रह जाएंगे आप जब इसके पीछे के घटनाक्रम को आपने देखा, सुना और समझा होगा। धार्मिक उन्माद, अशिक्षा और अज्ञानता के चलते पाखंड और अंधविश्वास ने इस देश में बहुत बड़ा आकार ले लिया है, एक बाजार की शक्ल ले लिया है और वो अब लाशें मांग रही है ये बाजार। और उसकी कीमत कौन चुका रहे हैं? गरीब लोग, बेबस मासूम, जो ज़िंदगी में किसी उजाले के प्रयास में अपनी ज़िंदगी को बेहतर वो किसी चमत्कार से करने की वजह से और अज्ञानता के कारण ऐसे पाखंडियों के जाल में फंसते हैं, जो उन्हें किसी चमत्कार या किसी धार्मिक भ्रम में डालकर इस तरह के हादसों का शिकार बनाते हैं। बहनों भाइयों, ये अंतहीन है। ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं होगा, होगा, पर कलेजा कांप जाता है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो ढीठ हो गए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके हाथ में संचालन की प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें बहुत फर्क पड़ता है जिनके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है, जो आज भी मानवता के बारे में सोचते हैं और किसी के दर्द और तकलीफ से खुद को संबद्ध करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह से दम घुट घुट कर मरे हैं। उनके नाक और मुंह कीचड़ से भरे हुए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का जो पोस्टमार्टम हुआ है, दम घुटने से मौतों का है और अधिकांशतः इसमें महिलाएं और बच्चे हैं। बहनों भाइयों, ये कौन लोग हैं? ये गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो पाए और इस पाखंड के रास्ते चले गए। इसमें हम आप सब जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है, पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी, गवर्नमेंट सब जिम्मेदार है। वरना किसी सभ्य समाज में आपको ऐसी सूरत हाल नहीं दिखेगी। और ये दस्तूर हो गया है, हर 5-6 महीने में देश भर में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं। उनकी तकलीफ़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी माँ, बहन, किसी ने पत्नी, किसी ने बहन खोई है। हालात इतने कारुणिक थे बहनों भाइयों की लाशें गिनते गिनते रिपोर्टर्स, पत्रकार बेहोश हो जा रहे थे। स्थिति की भयावहता का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा मौके पर एक सिपाही, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई लाशों को देखकर।
लेकिन हुकूमतों को इन सब चीज़ों पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता तो इस तथाकथित, इसको बाबा तो नहीं कहा जाना चाहिए, इस व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अफसोस की बात है कि FIR दर्ज होती है, DGP की मौजूदगी में दर्ज होती है, लेकिन उसमें सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का कोई नाम नहीं। बहनों भाइयों, एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है, लाखों लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, जो इसमें त्रिकालदर्शी, ईश्वर, तीनों लोकों का स्वामी और क्रिएटर बताते हैं इनको। नई नई टेक्निक्स के जरिए खुद के हाथ में सुदर्शन चक्र, जैसा कि आप टेलीविज़न स्टूडियो फिल्मों में देखते हैं VFX क्रोमा टेक्नोलॉजी से, वो सब करके ये व्यक्ति सुदर्शन चक्रधारी, ईश्वर का रूप, तीन लोक का स्वामी, ब्रह्मांड का क्रिएटर, ये खुद को कहते हैं। और बहनों भाइयों, मैं आपसे इस बात को कहते वक्त मुझे दुख भी हो रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का साहस नहीं हो सका कि इस व्यक्ति पर FIR करे और इसको गिरफ्तार करे। हिम्मत नहीं पड़ रही पुलिस की। क्यों नहीं पड़ रही है? औरा, कल्ट स्टेटस, बड़ा वोट बैंक, इसके कारण पुलिस का साहस नहीं हो रहा। कल जो कह रहे थे कि बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसी करेंगे कि लोग याद रखेंगे, तो सख्त कार्रवाई ये हुई कि इसका FIR में नाम ही नहीं, और इसके आश्रम में इसकी सुरक्षा के लिए उल्टा पुलिस तैनात कर दी गई। अब बताया जा रहा है कि सेवादारों ने धक्का दे दिया, भगदड़ हो गई, साजिश है, हादसा है। जुडिशियल इंक्वायरी भी एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बिठा दी गई है, और यूपी में SIT तो बनाई ही जाती है कोई घटना हो तो एक SIT बन गई है और एक रिटायर्ड जज को जांच दे दी गई। कार्रवाई किसी पे भी नहीं हुई, न जिलाधिकारी पर, न SSP पे, न DGP हेडक्वार्टर पे, न शासन पे, न जिला स्तर पर, न रेंज पे, न कमिश्नरी पर। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये 121 लोग क्यों मारे गए, इनके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार पर से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ नज़र रखते हैं कि वो गलत करने वाले पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जब लोग अपनी आंख के सामने गुनहगारों को बचते हुए, छूटते हुए देखते हैं, तो लोगों के मन में, बहनों भाइयों, प्रश्न आता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न एक दिन में ख़त्म हो जाता है। यही चीज़ें सरकार को बाद में बहुत महंगी और राजनीतिक रूप से भी बहुत भारी पड़ती हैं। आज हाथरस से आए कुछ दृश्य, कुछ वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उनको आप सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। जो हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जिन्होंने परमिशन दिया वो और जिन्होंने कार्यक्रम कराए, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जांच करिए, जो भी उसमें व्यक्ति है उसके खिलाफ कठोर से कठोर बुलडोजर चलवाइए और कार्रवाई करिए। आज महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा भी पहुंची। उन्होंने भी हैरानी जताई कि इस व्यक्ति के खिलाफ FIR क्यों नहीं की गई या इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया कि 121 मौतों के गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, बड़ी व्यापक प्रक्रिया बना दी गई। यहाँ छोटे से अपराध पर लोगों के घर गिरा देने वाली पुलिस 121 मौतों पर इस प्रकार से पेश आ रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहनों भाइयों, आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। मेरे साथ
अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, मथुरा से हैं, जाने माने भगवत आचार्य हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। और हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। अनिला सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आपसे मेरा सीधा प्रश्न है, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ FIR करने पर, इस पे कार्रवाई करने से आपके पार्टी की सरकार परहेज कर रही है, और अब जब 30 घंटे से अधिक का वक्त इस घटना के बीत चुका है, FIR में इस व्यक्ति का नाम नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हुई, कारण क्या है? जैसे ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि जो ये बाबा है इसको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है, और FIR दर्ज होनी शुरू हो गई है। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आम प्रशासन हो, जो भी जिम्मेवार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये जो बाबा है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जुर्म होता है। आज आशाराम जी जो है वो भी जेल के अंदर है ना, बाबा रहीम जो है वो भी जेल के अंदर है ना। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है, वो सिद्ध हो रहा है, तो वो बिल्कुल जेल जाएगा, FIR भी लॉन्च होगी। अभी से ये कह देना कि आप लोग तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री है, संवेदनशील सरकार है। मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन जो FIR आई है उसमें नारायण साकार का नाम नहीं है। अब तक इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, इसलिए ये सवाल बनता है। और 121 मौतों के पर किसी की जवाबदेही और गुनहगारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मैनेजमेंट कमेटी रही हो इस कार्यक्रम की, और चाहे ये बाबा रहा, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो दोषी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी आला दर्जे का हो, वो जेल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल वो चीज हो, बख्शे नहीं जाएंगे। पर जो कहा गया वो एक्शन ग्राउंड पे दिखा नहीं ना, वरना ये सवाल ही नहीं उत्पन्न होता आज। मैं कहूंगी कि ये थोड़ी जल्दबाजी है कहना, थोड़ी जल्दबाजी है कहना कि आप लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बाबा के खिलाफ ये एक्शन लेना चाहिए था, ये नहीं लिया गया। आपको लगता है कि इतनी जाने गई हैं इधर उधर, वहां पे पूरा जो सीन है, आपके खुद आपने बताया कि आपके जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं वो रोने लग गए। आपको लगता है कि इतना जो बड़ा हादसा हो गया उसमें किसी को बचाने की कोशिश भी की जाए? अगर FIR में नाम होता और वो संवेदनशीलता होती, वो तत्परता होती, तो वो दिखती। वो नहीं दिखी, इसलिए आज हर कोई सवाल पूछ रहा है ना। सवाल पूछने भी चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सवाल मत पूछिए, बिल्कुल पूछिए। और जो सरकार होती है, मौजूदा सरकार होती है, उससे पूछा जाता है, परंतु उस सरकार को थोड़ा सा टाइम दीजिए कि किस प्रकार से वो कार्रवाई कर रही है। अगर एक दिन में ही आप चाहेंगे कि सारे एक्शन भी हो जाए, फैसला भी हो जाए, सजा भी हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर सवाल इसलिए उठा ना कि जो प्राइमरी FIR है, जो मुख्य FIR है, उसमें नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं है तो कौन सी कार्रवाई आप करेंगे उनके ऊपर? ये तो अभी से दिख गया ना। जिसके खिलाफ आप एक FIR न लिख पाए हों, उसके खिलाफ क्या तो कानूनी कार्रवाई करिएगा? मैंने वही कहा ना, ये तो तफ्तीश का मसला है कि किस प्रकार से किसके ऊपर क्या अपराध की जो धाराएं हैं वो लगेंगी या नहीं लगेंगी। मुझे लगता है ये थोड़ा सा समय देना चाहिए। कितना समय चाहिए? मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं नहीं हूँ सही। यू आर राइट पर्सन, आप सही व्यक्ति हैं, सत्तारूढ़ दल को रिप्रेजेंट करती हैं, सरकार का पक्ष रिप्रेजेंट करती हैं, आपको बताना चाहिए। विजय जी, आपने खुद भी बताया है, ठीक है, कमेटी गठित हो चुकी है, सारे सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको अभी समय और तारीख तो नहीं दे सकती हूँ, पर ये जरूर भरोसा दे सकती हूँ कि राइट एक्शन ऑन द पर्सन विल बी देयर।
आप ये खुद महसूस करती हैं कि जो हो रहा है बहुत बेहतर कार्रवाई हो रही है? एक बार फिर से कहेंगे सुशील जी? जो कार्रवाई हो रही है आप मानती हैं कि बेस्ट है और बेहतर है? मैं ये कहती हूँ कि मुझे अपने मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है। जो उनके निर्देश अनुसार जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ठीक हो रही हैं और बहुत ठीक होंगी। ऑलराइट, शुक्रिया, हमारे साथ बनी रहिएगा। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक आरोप आज मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो सोशल मीडिया में तस्वीरें घूम रही हैं आपके पार्टी के अध्यक्ष की घूम रही हैं और मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है कि तस्वीरें किनके साथ हैं ये सब ने देखा है। आपका कोई कनेक्शन है आपकी पार्टी का इस व्यक्ति से? सबसे पहले जो वृद्ध महिलाएं और अबोध बालक, सही संख्या तो किसी को पता नहीं है, जो बताया जाएगा वो पता है कि 125 से 150 के आसपास हैं। वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करके, नमन करके, और दुआ करूंगा ऐसा दोबारा कभी किसी गरीब के घर में ना हो। अपनी बात आगे रखूंगा। ब्रजेश जी, आपको याद होगा यहीं पर एक बार चर्चा चली थी तो हमने बात किया था कि एक नैतिकता की बात होती है, मॉरल करेज की बात होती है। मैं उसी से आगे आज ले जाऊंगा इसको। एक मॉरल कैरेक्टर भी चीज़ होती है, नैतिक चरित्र, और बहुत स्पष्टता से बताऊंगा कि भगदड़ होने के बाद जो क्रोनोलॉजी अगले 15 मिनट और आधे घंटे हुई, वो हमारे समाज पे, हमारे तंत्र पे, हमारे हर आदमी के चेहरे पे एक थप्पड़ है। भगदड़ होते ही सबसे पहले शासन ने हाथ झाड़ लिए, प्रशासन ने हाथ झाड़ लिए, उसके बाद जो लोकल तंत्र उसने झाड़ लिया, जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने झाड़ लिया, उसके बाद जो नौजवान थे जो कंट्रोल कर सकते थे उन्होंने झाड़ लिया और झोले और चप्पलें उठा के खेतों में फेंक दिए। किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा जो कुचले पड़े हुए थे। इन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट को एक्टिवेट किया, किसी कमिश्नर को, किसी एडीजी को भेजा। लेकिन सबसे दुखद पहलू क्या है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया कि ये किसी का साजिश और षड्यंत्र ही हो सकता है। शासन में आप हैं, सत्ता आपके पास है, LIU आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, चुनाव का फोरकास्ट आप निकाल लेते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, और ये षड्यंत्र आप पता नहीं कर पाए। 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, मुख्य आरोपी तो अभी आरोपी तक नहीं बना गया। मैं ये मान के चलता हूं कि सरकार को ये पता होगा कि वो कहां है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस देश में देख रहा हूं, मुख्य आरोपी जब हवाई जहाज से बंबई या दिल्ली से आगे निकल चुका होता है, उसके बाद अखबार में छापते हैं कि वो लंदन चला गया। तो क्या इस सरकार को पता है कि वो लोग अभी हैं कहां, उनके मोबाइल कहां हैं, क्या ट्रैक किए गए, क्या तंत्र ने ढूंढा कि वो लोग कहां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि संरक्षण दे रहे हों, क्योंकि धर्म अब कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यापार इस देश में बन गया है। और क्यों बना है? ना रोजगार है। FIR न होना उस व्यक्ति के खिलाफ ये किस बात का संकेत और संदेश है? मैंने कहा ना ब्रजेश जी, अभी तो ये उसको मुख्य आरोपी मान ही नहीं रहे। जो मुख्य कर्ता धर्ता जिसके नाम पे वो कार्यक्रम हुआ है, इनकी तरफ से वो आरोपी ही नहीं है। मुख्य आरोपी छोड़िए, मेरा सीधा सवाल है, जो कार्यक्रम का आयोजक है, जिसकी वजह से कार्यक्रम हुआ है, क्या वो आरोपी है या नहीं है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार की FIR में ना वो आरोपी है, ना उससे कोई पूछताछ का प्रयास है, ना उसको ढूंढने का प्रयास है। तो या तो वो संरक्षण में है, सोशल या मीडिया बचाया पर जा रहा है। बयान घूम रहा है, रिटन स्टेटमेंट है, वो कह रहा मैं तो था ही नहीं। तो नहीं था तो क्या ये सब सुसाइड कर लिए लोग? नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है? अब अगर इन्वेस्टिगेशन में इतना लोचा है, FIR में नाम नहीं, तो अगला तो अपने को क्लीन चिट देगा ही। नहीं, इसमें तो कुछ लोचा है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन में तो कोई लोचा नहीं है। साफ साफ हाथ झाड़ लिया ना शासन ने। उन्होंने बोला इसमें कोई साजिश है, और लोगों की फोटो आ रखी है, जो फोटो तो मोदी जी की भी आशाराम जी के साथ पूरी सोशल मीडिया पे सुबह से घूम रही है। इस तरह से मत करिए ना कि किसी के साथ कोई फोटो खिंचा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी बताइए, एक लाइन में बताइए, राम रहीम को हमेशा चुनाव के पहले क्यों परहेज कर रहे हैं एक्शन लेने में? आपको क्या लगता है, कारण क्या है? मैं अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं बिल्कुल क्लियर सर, 20 सेकंड ओनली। देखिए, जिस तरीके की वर्तमान व्यवस्था है, शासन तंत्र के बीच में समाज जिस तरीके से पिस रहा है, गरीबी में, अनएम्प्लॉयमेंट में लगातार पेपर लीक करके जो पर्चे जा रहे हैं, इंसान के पास इस महंगाई और गुर्बत में भगवान एकमात्र श्रद्धा का केंद्र बचा है।
तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मैं इसको धर्मांधता नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आदमी के पास ईश्वर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। जो गरीब धर्मांधता एक अलग विषय होता है। मैं मैं पाखंड और अंधविश्वास की बात, मैं इसको मैं धर्मांधता के विषय को नहीं छूता। मैं कहता हूं ये पाखंड है, अंधविश्वास है, ये जो लोग चमत्कार की तलाश में जाते हैं। मैं एक चीज में बिल्कुल, ये कौन लोग जाते हैं जिनके पास सिस्टम में कुछ पाने को है ही नहीं। मैं थोड़ा सा विचार में भिन्नता रखता हूँ ब्रजेश जी। हम लोग लगातार समाजवादी कहते आ रहे हैं कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत सोच है, अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है, वो किससे श्रद्धा रखता है वो विषय नहीं है। मैं प्रियंका गुप्ता जी को 10 सेकंड दीजिए सर, नेक्स्ट राउंड में दे दूंगा। प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, इस पर FIR ना होना, इसको समय दिया जाना और फिर एक जुडिशियल कमीशन बना दिया जाना, और अब तक एक भी एक्शन नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन। अभी जब मैं डिबेट कर रहा हूं इस वक्त तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई अरेस्टिंग हुई और ना किसी सीनियर या जूनियर अधिकारी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है। कारण क्या है? इसको क्या बचाया जा रहा है सबको? ब्रजेश जी, मैं बचाने की बात इसलिए कह रहे हैं आप क्योंकि ये दिख रहा है सबको, और मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को अपना राज धर्म का पालन करना चाहिए। और उनका राज धर्म ये कहता है कि धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले, लोगों का शोषण करने वाले, लोगों को मारने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म के नाम पर उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम की अनुमति देने वाला, प्रोग्राम की अनुमति लेने वाला, यहाँ पर दो ही कारण हैं और दोनों में से जो भी जिम्मेदार है उसको कठोर से कठोर सजा देने का काम इस प्रदेश की जो सरकार है उसको करना चाहिए। पर सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ही दे पाएंगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पूरे परिवार तबाह हो गए, बच्चों के सर से माँ का साया चला गया और बच्चों को उनके माँ बाप उनकी लाशों को ढूंढ रहे थे, ऐसा जो दृश्य था वो वाकई में बहुत दुखद था। पर उस दुखद दृश्य के लिए क्या सरकार का दिल इतना छोटा है कि 2 लाख रुपए का मुआवजा? 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाली। हमारे रिपोर्टर्स कई ऐसे फैमिलीज से मिले जो अपने घर के लोगों को ढूंढते हुए वहाँ आए थे और लाशों में अपने लोगों को तलाश रहे थे। उनमें से कुछ एक लोगों को तो मिले उनके परिजनों की लाश, लेकिन अधिकांश मायूस होकर लौटे। वो कहाँ गए, कौन लोग थे, कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। देखिए ये वाकई में बहुत दुखद है, त्रासदी की बात, बहुत दुखद है। मतलब इसमें शब्द नहीं है कि मैं क्या कह सकती हूँ, शब्द नहीं है। आपने बताया कि किस तरह से एक पुलिस वाले को हार्ट अटैक हो गया, ऐसी सिचुएशन थी, और ऐसी सिचुएशन में भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या स्टेट गवर्नमेंट का दिल नहीं पिघला? 2 लाख रुपए का मुआवजा, ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम, 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्या यही हमारा इतना दिल छोटा है? प्रधानमंत्री राहत कोष से अभी तक खजाने क्यों नहीं खोले गए? किस लिए रखे हैं बचाकर? इन लाशों पर अगर दिल नहीं पसीजेगा तो किस पर दिल पसीजेगा इस सरकार का? इस सरकार को जिम्मेदारों के प्रति पूरी तरह से इस देश में धर्म के नाम पर ठगने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी होगी, और आप धर्म के नाम पर बचाने की कोशिश करते हुए साफ साफ ये दिखते हुए जो लोग हैं उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी मेरे साथ मथुरा से कनेक्ट हैं। आचार्य जी, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि सर ऐसा क्या ये लोग चमत्कार करते हैं और कैसे लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर लेते हैं और उनके दिमाग में इस बात को भर देते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, लिविंग गॉड हैं, चमत्कार करते हैं, कोई पानी पिला देते हैं। लोग अपनी क्या तकलीफ़ें लेके, और जो उनके अनुयायी हैं बड़े ही कट्टर किस्म के अनुयायी हैं, ये किस तरह का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर्वप्रथम तो ब्रजेश जी, जो ये घटना हुई है उन सभी मृतात्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे। चूंकि यह ऐसी घटना है जो कि पूरे देश में जिसने भी इसे देखा उसी का हृदय विदीर्ण हुआ है, चाहे वो बच्चे हों, माताएं हों। जिस प्रकार से उन लाशों को कल देखा तो वास्तव में आपके तो रिपोर्टर वहां पर थे, उनकी स्थिति क्या हो रही थी वो आप व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी नेत्रों से अश्रु रुकना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यह एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना और कभी हुई हो। क्योंकि एक
ऐसे व्यक्ति की धूल को लेने के लिए भीड़ भाग रही थी, जो कि ना तो साधु है, ना संत है, ना ज्ञानी है, और वो ऐसा आडंबर रचा करके और ऐसे बेचारे हमारे देश के भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहा है। उनको किस किस प्रकार से बोल करके और उनके सर, मनोभाव इसमें को, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, जेल जा इसीलिए चुका है, सर 5 मामले चले इसके विरुद्ध। इनको ब्रजेश जी संत कह करके, बाबा कह करके तो बिल्कुल सर भी मैं तो संबोधित व्यक्ति ना कह रहा किया हूं, मैंने जाए। तो बाबा शब्द इसके लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। क्योंकि ये किसी भी संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, ये किसी शास्त्र या ग्रंथ से मुझे नहीं लगता कि इसने अध्ययन किया होगा, क्योंकि इतना कठोर हृदय हो गया कि ऐसी लाशें पड़ी हुई और तुरंत अपने उन सेवकों को लेकर के भाग गया। अपनी जो उसने एक आडंबरी सेना जैसी बनाई हुई है उसको लेकर के भाग गया, और वो सेवादार भी उसके पीछे पीछे भागते चले जा रहे थे, जो टीवी चैनलों के माध्यम से हमने देखा। वास्तव अच्छा, में उसके इसमें सेवादारों का ये कहना है कि जो आया है वो जाएगा, जिनका देखिए, नियत ये था वो कि- चले गए, पर देखिए, ऐसी ये- बुरी दुर्दशा से अपने ही अनुयायियों को मरते छोड़कर ये व्यक्ति कैसे चला गया? ये घटना को आया है सो जाएगा से जोड़ना उनकी मूर्खता का अथवा उनकी अज्ञानता का परिलक्षित होता है, क्योंकि आना है जाना है वो एक अलग प्रक्रिया है, परंतु ऐसी दुर्घटना मतलब कि जहां पर छोटे छोटे बच्चे, और वहां दूध की बोतल एक चैनल पर मैं देख रहा था, हमारे ही छोटे बच्चों चैनल की पे दूध चल रही की थी बोतल सर। पड़ी हुई, वो छोटे बच्चों की बोतल्स, दूध की बोतल पड़ी हुई उनकी थी। चप्पलें छोटी छोटी, उनके कितना कपड़े, कितना निर्दयी क्या निर्दयता का दर्दनाक एक- मौत हुई होगी सर। मेरा तो ये- मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ही दुखी हूँ। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा गया है संत के लक्षण तितिक्षया कारुण्या मैत्रिया च खिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। संत का तो स्वरूप होता है या मानव का स्वरूप होता है, संत तो छोड़िए, मानव का जो स्वरूप होता है वो तितिक्षा। अच्छा, एक बात और एक्सप्लेन करिए, मैंने आपके डिबेट के प्रारंभ में भी ये बात पूछी थी, ऐसा क्या ये लोग बताते हैं करते हैं कि लाखों लोग अपनी जिंदगी दांव में लगाकर इनके ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं? कुछ तो ये करते हैं, आज के कुछ समय तो करते में, हैं। आज के समय में एक ऐसे अनेक लोगों की एक बारात जैसी आई हुई है, बाढ़ जैसी आई हुई है, जो कि आज के लोगों का मन को अथवा उसके मन को आकर्षित करने के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को धीरे धीरे करके पता करके उनके मन में प्रवेश करना तथा उनको इस प्रकार से मोहित कर लेना जैसे बस वही है, उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। और इसका मेन कारण है कि इनके पीछे कोई भी ऐसा दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो रही है। इस प्रकार से किसी के अब यही घटना देख लो, कौन सी कार्रवाई हो रही, तो मन तो बढ़ेगा ना। ये बहुत 121 लाशों के ढेर पर खड़े व्यक्ति को पकड़ने का साहस नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस में, ये बहुत नामजद एफआईआर करने का साहस नहीं है। विदीर्ण करने वाली घटना है, और आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से करवत प्रार्थना है कि उन जो मृतात्माएं हैं उनको शांति तभी मिलेगी जब इस घटना के जो मूल सूत्रधार हैं वास्तव में अभी जो दूसरा जिम्मेदार कोई लोग होता हैं, ना तो उसके 7 पुश्तों के घर गिरा के समतल करके वहां गेहूं बोवाई होती पुलिस, पर इनके यहाँ जाने में डर लग रहा है इनको। मुझे नहीं लगता कि डर लग रहा होगा। ये जरूर है कि विवेचना के साथ निश्चित ही कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जी, मैं हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाथरस कांड आप भी कल से इसको फॉलोअप कर रहे हैं, आपका क्या आकलन है और आपने इस घटना को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? ये घटना का कारण और उसके पश्चात कार्रवाई में शिथिलता, ये तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। सही कहा आपने ब्रजेश जी, कल से ही देख रहा हूँ, मन बहुत उदास है। कौन ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, और कौन ऐसा होगा जिसके रोम रोम खड़े न हो गए होंगे। कल्पना मात्र से उन दृश्यों को सोच करके मन डर जाता है। और यह और सबसे बड़ी सोच जो निराशा पैदा करती है मन में, कि आप देखिए कितने
लोग अशक्त हो गए हैं, कितने कमज़ोर हो गए हैं, कितने अभाव में हैं, कितनी गरीबी में हैं कि उनको भगवान दिखता है हर जगह भगवान दिखता है। आप ज़रा एक दृश्य याद करिए, तस्वीरें ही खाली हम लोगों ने देखी हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो महाजिरों की आपने तस्वीरें देखी होगी, कितने लोग मर गए, कितने लोग लावारिस हो गए, अपनों को ढूंढ रहे थे। वो महाजिर अपनी ज़मीन तलाश रहे थे, वतन तलाश रहे थे। और ये लोग जो वहाँ मारे गए, ये लोग जो वहाँ मौजूद रहे, ये अपने भगवान को तलाश रहे थे। तलाश तो भगवान को रहे थे, लेकिन वहाँ भगवान की जगह हैवान था। जो भगवान जैसी कोई जिसके भीतर बात नहीं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का है कि धर्म वीरता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मैं अभी ब्रजेश जी बता दूं, अपने कुछ जौनपुर ज़िले में, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ ज़िले में कुछ भागवत कथाओं में गया, अपार ऐसी भीड़ आप कल्पना नहीं कर सकते। 7-7 दिन लगातार भीड़, सारा काम छोड़ करके लोग वहाँ बैठ रहे। लेकिन वो तो कथा वाचन है। चलिए, वो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, उसका वाचन होता है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इस तरह के बाबा, जो फर्जी बाबा, ध्यान रखिएगा, सूरजपाल लखनऊ बहुत बड़ा अपराधी हुआ करता था, ये तो उससे भी ज़्यादा दुर्दांत सूरजपाल है। और आपने जो जिक्र किया है, आगरा में पकड़ करके जेल भेजा जा चुका है इसी फर्जीफिकेशन में, इसी फर्जीवाड़े में। मुझे हैरानी किस बात की हेमंत जी की केसेज हैं, परमिशन कैसे दी गई। और मैंने आज अखबारों की भी रिपोर्ट्स हाथरस के पढ़ी, स्थानीय संवाददाताओं ने बड़ी मेहनत की है अखबारों में, और बड़ी बेहतरीन, बड़ी खुलासे की रिपोर्ट्स निकाल कर हमारे समाचार प्रतिनिधि लेकर आए। मैंने देखी वो रिपोर्ट्स। उन्होंने लिखा कि 17 दिनों से तैयारियां चल रही थी, थाने ने भी परमिशन दी थी, सीओ ने भी परमिशन दी थी, एसडीएम ने परमिशन दी थी। 17 दिनों से सैकड़ों बसें आकर सिकंदरा राव में लगी हुई थी। क्या किसी को दिख नहीं रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल है। इस सवाल का जवाब तो उत्तर प्रदेश की सरकार मैं दूंगा समय, प्लीज वेट। हाथरस के प्रशासन को देना चाहिए कि जब आपको पता था कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आदमी आ सकता है, तो आपने क्या अतिरिक्त प्रबंधन किया? आपने अनुमति खाली दे दी, यही पर्याप्त हो गया? आपने थोड़ा सा बंदोबस्त लगा दिया, यही पर्याप्त हो गया? इतनी भीड़ में डकैत आ सकता है, बेईमान आ सकता है, बम लेकर कोई आ सकता है, कोई कुछ गलत। अभी किसी बड़े नेता की वहाँ मीटिंग होती, चुनावी रैली होती, ब्रजेश जी, किसी बड़े नेता की, तो वहाँ हर तरीके के वो मेटल सर के बल खड़े होते डीएमएसपी, पुलिस लेकर सर के बल, जी भैया, सर के बल खड़े होते डीएमएसपी, सब खड़े रहते। लेकिन फिर जान लीजिए, एक और बात यही बता दूं आपको ब्रजेश जी, कि अगर किसी बड़े नेता की भीड़ में भगदड़ मच गई होती, 10, 20, 25 मर गए होते, तो नेता भी ऐसे निकल लेता धीमे से, जैसे सूरजपाल निकला, जो अपने आप को भोले बाबा बताता है। ये जहरीला पदार्थ, ये अपराधी, ये ढोंगी, ये पूरी समाज में, पूरी नस्ल के भीतर अंधविश्वास पैदा करने वाला एक क्रिमिनल, जिसका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री, जो इतने कठोर अपने फैसलों के लिए माने जाते हैं, जिनकी छवि पूरे देश में बुलडोजर बाबा की है, वो कह रहे हैं कि अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसमें लोग आएंगे। यही बात जी। अनिला सिंह कुछ कहना चाहती हैं। अनिला जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, एक सेकंड जी, बोलिए। जी, मुझे उस वक्त लगा ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं हेमंत जी से, अच्छा कोई बात नहीं, हेमंत जी कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी, इस देश में चाहे चुनाव हो, चाहे इस तरह के अंधानुकरण करने वाले आयोजन, जिनका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, राम रहीम से लेकर के इस कथित भोलेनाथ जैसे लोग हैं, भोले बाबा जैसे लोग। थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी आ गए इस परिचर्चा में। मैं उनके पास भी मेरी बात सुन लीजिए, एक पल सुन लीजिए। हाँ प्लीज, यही तो जवाब था। प्लीज। इनकी सबकी अपनी जाति होती है भाई साहब, जाति होती है। बाबा की जात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए लाखों लोग उसके यहाँ जाते हैं। क्या इसी जल्दी टच नहीं किया जाति की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? इस तरह की चर्चाएं हैं। और वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या अपडेट्स हैं हाथरस से आपके पास? एफआईआर में इस व्यक्ति का, सूरजपाल का नाम न होना, और कोई कार्रवाई अभी किसी तरह की न होना, किसी की गिरफ्तारी नहीं,
किसी भी अधिकारी, पुलिस प्रशासन किसी के खिलाफ कोई एक्शन न लेना, ये बड़ा स्तब्ध करता है। बिल्कुल, देखिए कल से जिस तरह से हंगामा मचा पूरे देश में इस बात को लेकर कि हाथरस में ये क्या हो गया, कैसे भगदड़ हो गई, इतने लोग मारे जा रहे हैं, और आज खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सारा हंगामा इस बात पर सिमट कर आ गया कि सेवादारों ने धक्काबाजी की, जोर ज़बरदस्ती की, जिसके चलते भगदड़ मच गई और लोग मारे गए। इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े बाबा, इतना मशहूर नाम, उनके ऊपर न कोई जांच न कोई कार्रवाई। ये आप कह सकते हैं कि सूरजपाल के बारे में लोग कहते हैं कि वो दलित समाज से आते हैं, उनके करोड़ों अनुयायी हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक दल उनके पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। आज तक शायद कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि 100 से ज़्यादा लोग मर जाएं और बाबा चुपचाप घर में लेटे रहें और छोटे मोटे लोगों पर मुकदमा लिखकर बाबा के गेट के बाहर पुलिस खड़ी रहे और खाली कागज निकाल निकाल के देती रहे और उसके बाद लौट आए। सोचिए कि इस देश में पाखंड, अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, जिसका फायदा ये बाबा लोग उठाते हैं और जिससे सरकारें तक डरती हैं। बाबा सूरजपाल से लोग क्यों आज सरकार डर रही है? लोग उनको क्यों मानते हैं? लोग उन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं और उनको सिद्ध पुरुष के तौर पर माना जाता है। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके इस दैवीय ताकत से सरकारें और नेता डरते हैं। शायद यही वजह है कि उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो दिव्य शक्ति से लाखों करोड़ों अनुयायियों को चमत्कार दिखाते हैं, लोगों की बीमारी दूर कर देते हैं, दिव्य पानी पिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके पास पाखंड है जी। जानकारी तक तो ये बात आई है जहां मैनपुरी के लोग कहते हैं कि बाबा को रोज सवेरे दूध से नहलाया जाता है, फिर उसी दूध से खीर बनाई जाती है और उसका प्रसाद लोगों को बांटा जाता है। ऐसा ऐसा अंधविश्वास सुनने में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाली छोटे तबके के लोग नहीं, गरीब लोग नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग भी इस तरह के बाबाओं के अनुयायी होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं, नेता हैं, साइंटिस्ट हैं, अफसर हैं, ये भी सब इनके भगत होते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं। ये पाखंडी करते क्या हैं ऐसा वीरेंद्र जी कि इनके लाखों अनुयायी हो जाते हैं? नेता बेचारा सर पटकता रहता है, विधायक सांसद रोज परेशान रहते हैं, ये न रूठ जाएं, वो न रूठ जाएं, पूरा जीवन उसका लग जाता है जनता के बीच। लेकिन मैं देखता हूँ ये बाबा कुछ नहीं करते, आते हैं, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, लाखों इनके अनुयायी हो जाते हैं। ये कैसे? ये जी प्रवचन की जो कला है, जो धर्म के नाम पर लोगों को अपनी ओर खींचने की जो शैली, जो तरीका है, और धर्म में अधर्म से जो डर है, उस सब का ये लोग फायदा उठाते हैं। जो कथा, सत्संग, प्रवचन, इसके नाम पर पूरे देश से लोग इनके यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब देखिए ये हमारे देश में हमेशा से रहा है और लोग इनका भाषण सुनकर, प्रवचन सुनकर, कथा सुनकर इनको भगवान मानने लगते हैं। फिर हम आप उनको समझा नहीं सकते कि ये पाखंड है, भोली भाली जनता इससे लुट रही है, इसको बंद होना चाहिए, ये माया जाल खत्म होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। और जब पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग वहाँ जाते हैं तो उनके इस अभियान को, इस पाखंड को और ताकत मिल जाती है। धर्म ग्रंथों में, वैसे धर्म ग्रंथ तो देखिए हर घर में पढ़ा जाता है ना, तो इनसे बाबाओं सुनने में कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा जितने हैं ये कितना धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं, लेकिन जी वीरेंद्र जी, ये एक ऐसी दुकान तैयार करते हैं, कमेटी बनाएंगे, समिति बनाएंगे, आयोजन समिति बनाएंगे, करोड़ों करोड़ रुपया चंदा आएगा और आलीशान जिंदगी जिएंगे। ब्रजेश जी, कौन बाबा चार्टर प्लेन से हो, 5 स्टार होटल में हो
आज के ज़माने में देखिए कौन नहीं चल रहा है। कबीर भी तो इस देश में महात्मा हुए, बुद्ध भी तो हुए, महावीर हुए। कौन सा 5 स्टार होटल था, कौन सा पुष्पक विमान से वो उड़ते थे, कौन सा वो चमत्कार कर देते थे, धरती पाताल आकाश सब एक कर देते थे। लेकिन यहाँ सब देखिए, आज इतने लोग मर गए, को आदमी के बाबा जिंदा तो कर नहीं सकते, लेकिन इनकी सुख सुविधाएं देखिए आलीशान हैं, बड़े बड़े बंगलों में ये लोग लिखते हैं। आज आशीर्वाद के बदले लोगों को मौत मिली है, और इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम जिस समाज में हैं, जिस समाज में हम जीते हैं, वहाँ धागों और तावीज़ों पर जो हम जकड़े हुए हैं, उन पर हमारा अटूट विश्वास है। ये जंजीरें कितनी सही हैं और कितनी धोखेबाजी वाली हैं। जी वीरेन जी, क्योंकि ये सब एक ऐसा बंधन है जो विश्वास पे चलता है। वैसे बहुत ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों पर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये समाज में करोड़ों लोगों के भावनाओं की बात है। जो आज अस्पताल में लेटे हैं वो भी कर रहे हैं बाबा गलती नहीं है, बाबा तो भगवान के अवतार हैं, वो तो चले गए थे। तो जब अच्छा अभी भी कह रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं, और मरने वालों में महिलाएं ही ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। अरे आप सोचिए कि आपने तो देखा कि बच्चों के मुंह में मट्टी भरी हुई थी, महिलाओं वो के तो मैं दलदल में अभी बताया कि ज़्यादातर मौत जो है कुचल कर हुई, सांस फूलने से हुई, सांस नहीं ले पाए, उसी में मर गए। तो ये कहाँ चला गया जो है सब चमत्कार जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन समस्या इस देश की है कि हम इस देश की तरक्की के बजाय हमेशा गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ते रहे। अंधविश्वास से हम कभी नहीं लड़ पाए। इस अंधविश्वास से भी लड़ने की एक बहुत ज़रूरत है इस देश में, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा भगवान हैं, सबसे ज़्यादा मूर्तियां हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी भी है, बीमारी भी है, भुखमरी भी है, जुल्म है, शोषण है, अत्याचार है, ठगी है, भेदभाव है, बलात्कार है। और इन सब चीज़ों पर भी हमको हमारे देश के लोगों को अभियान चलाना पड़ेगा। मरने वाले ज़्यादातर गरीब गुरबा किसान हैं, और हमेशा मरते हैं। कभी बारिश नहीं होगी तो किसान मरेगा, कभी भगदड़ होगी तो गरीब गुरबा और अंधभक्त मरेंगे। तमाम सारी चीज़ें ऐसी इस देश में होती रही हैं जिन पर लगाम नहीं लग पाई है जी। और आज की कार्रवाइयाँ ये बताती हैं कि जैसे सदियों से रीत चली आई है वैसे होगी। जो सक्षम और प्रभावशाली लोग हैं उनको हमेशा बख्श दिया जाएगा। बहरहाल हमारे यहाँ रफ़ीक सदानी एक शायर थे, वो सरकारों की ऐसी हालत पर, गरीब गुरबा और किसानों की दुर्दशा पर बड़ा बेबाक लिखते थे। हालांकि वो थोड़ा व्यंग होता था, लेकिन आज के हिसाब से ये कह सकते हैं कि उनका एक शेर था कि पाखंडी रहें छाँव माँ और घामे मजरी हम, और जलपान करें नेता भुगतान करी हम, और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो कि गेहूं का धरे दिल्ली भूसा का धरी हम। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से लोगों की तकलीफ़ और वो ऐसा क्यों करते हैं, ये इसका ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, वीरेन जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा जो सक्षम और प्रभावशाली लोग हैं उनको हमेशा बख्शा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती, और ये घटना भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ये 30 घंटों में जो कुछ भी हो रहा है वो उदाहरण है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। इतिहास गवाह है कि कोई कितना भी सक्षम हो, कितना भी ताकतवर हो, और अपराध सिद्ध होने के बाद वो जेल गया है, सजा हुई है उसको। तो कानून से ऊपर तो कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि जो ताकतवर है, जो सक्षम है, उसके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है, तो नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। आज भी मैं इस राष्ट्र की जो न्याय व्यवस्था है उस पर विश्वास है मुझको। सरकार कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की हो, मैं फिर कहूंगी कोई भी नहीं चाहता कि इस प्रकार का हादसा उनके राज्य में हो।
और कोई भी सरकार होगी, इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई हो, कोई भी प्रशासनिक तंत्र जिसकी चूक की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार उसको बचाने का प्रयास भी करेगी। इतना मुझे विश्वास है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई और राजनीतिक दल हो। और मुझे लगता है कि देखिए, उंगली उठाना बहुत आसान है। आपके मन में गुस्सा नहीं है ये जो कुछ भी हुआ और जो अब नहीं हो रहा है उस पर? अभी बहुत कुछ होगा ब्रजेश जी। इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं आप ही बता दीजिए कब होगा और क्या होगा, तसल्ली तो हो लोगों को। मैं एक ही चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जबकि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई प्रोटोकॉल अभी बना हुआ नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम 2006 की घटना को याद करते हैं, मेरठ की विक्टोरिया पार्क में जो कांड हुआ था, जिंदा लोग 250 से ज्यादा जल गए थे, समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, वहां तो प्रोटोकॉल भी था सब कुछ, और फिर भी इतने लोगों को वहां पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो क्या मैं ये कहूं कि समाजवादी पार्टी उस वक्त चाह रही थी कि विक्टोरिया पार्क में इस प्रकार का जो इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो होना चाहिए? नहीं। तो इस व्यक्ति पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए आप अतीत में हुई घटनाओं का कह सकते हैं कि जिक्र करके आपको लगता है कि आप स्किप कर जाएंगी इससे? आपको कैसे लगता है कि नहीं होगा? 30 घंटे में एक भी लक्षण तो नहीं दिखे। आप मुझे सिम्टम्स बता दीजिए कि ये सिम्टम्स हैं। लगता है कि नहीं होगा? एक सर्टेन टाइम में, हफ्ते, महीना, साल भर में आप एक्शन, एक टाइमलाइन बता दीजिए। मैंने आपको बोला ना ब्रजेश जी कि थोड़ी सी शांति रख लीजिए, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। जितना दुख आपको है उतना ही मुझको होगा। इस पैनल पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो गुस्सा आप में दिख नहीं रहा, और वो एक्शन लेने का जो एक विल पावर है ना, वो झलक नहीं रहा। इसलिए बार बार एक मन में ब्लॉकेज है, इसलिए ये सवाल पूछा। जी, आपको लग रहा होगा, आपके लगने के अनुसार तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको दुख है इसलिए आप इस प्रकार बार बार पूछ रहे हैं, और मैं एक ही बात पे रुकूंगी कि भाई नहीं, रुकिए, थमिए, इतनी जल्दबाजी नहीं। उन्होंने कह दिया है कि जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा तो होगा। ऑलराइट, कर्नल साहब कह रहे हैं होगा एक्शन, कब होगा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं? थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, एक बहुत डिज़ाइन तरीके से काम चल रहा है देश में पिछले लगभग 10 साल से। थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। लोग ये चाहते हैं कि लोगों के पास ना नौकरी रहे ना पैसा रहे, अंततः 5 किलो चावल और भगवान में विश्वास बचे। और भगवान में विश्वास को जताने के लिए जहाँ जाएं वहाँ के लिए बाबा तैयार की जाएं, एक फैक्ट्री तैयार की जाए, ताकि वो इकोसिस्टम भी वो पैसे को कहीं और ले जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नौजवान लड़का, उसने टीवी पे खुद बोला है कि मैं गांव में कथा करके और अनाज मिलता था, नाज बोलते हैं गांव में, उससे घर चलाता था। उसकी जब बहन की शादी हुई तो एक मुसलमान लड़के ने उसको आर्थिक मदद की थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि नोएडा से पूरी गोदी मीडिया दिन रात सिर्फ उसी लड़के को दिखाती रही, और 1-1.5 महीने के बाद जानते हैं फ़र्क क्या आया? जो झोली में अनाज लेके आता था कथा करके, वो हवाई जहाज़ों पे उड़ने लगा और उसके चरणों पे देश के नेता जा कर के लौटने लगे। ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है हमारे अपने प्रदेश का। अदरवाइज एक और डिज़ाइन है, बड़े बड़े काले काले लंबे बाल हैं, उसके ऊपर बलात्कार और हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका है, अपराधी है। चुनाव से 1-1.5 महीने पहले पैरोल पे आता है क्योंकि हरियाणा और पंजाब में वोट से मदद करता है। आपको जवाब देना चाहिए। जब उनसे हाथरस की बात हो रही है तो कह रहे विक्टोरिया पार्क वाला याद करें। नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा। विक्टोरिया पार्क में रात में नवनीत सिकेरा को भेजा गया था लखनऊ से, मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद आप इनका एक सिस्टम तो और देख लीजिए। डीजीपी को भेज दिया, बात खत्म जी। इन्होंने डीजीपी को आज भेज दिया। लेकिन आप ये बताइए, अच्छा इस पे आ जाता हूँ, चलिए उसको छोड़ देता हूँ। जो ये धर्म की इन्होंने फैक्ट्री बनाई है, लोगों को निरीह करके, भगवान के आश्रय छोड़ के, और आर्टिफिशियली जो बाबा तैयार किए हैं और जो संरक्षित अपराधी बाबा हैं उनको छोड़ देता हूँ। इस पे आ जाता हूँ। मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें था ना। मैं आपको बताता हूं किसी बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में और उत्तर प्रदेश की सरकार के शासन और प्रशासन की गलती जो इसमें हुई। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा बस। आप 80,000, इसलिए आपको प्रशासनिक अंदाजा नहीं होगा। 80,000 लोगों का क्लियरेंस दिया है शासन ने,
वहां पे आप ये बताइए, प्रशासन ने दिया है। जब किसी राजनीतिक दल को किसी रैली के लिए जब आप परमिशन देते हैं तो जो संख्या बताई जाती है तो आपके कर्मचारी अनुमानित संख्या इतिहास को देखते हुए तय करते हैं ना, कि इस नेता का अगर प्रोग्राम है तो ये मांग कुछ भी रहे हो लेकिन लगभग ये भीड़ होती है। तो उत्तर प्रदेश शासन में सबको पता था कि ये बाबा कार्यक्रम करेगा तो कितनी भीड़ होगी। कंप्लीट करें सर, 10 सेकंड जी। ऑलराइट प्रियंका जी, मैं आपको हम जब बड़े प्रोग्राम करते हैं तो केवल सर। कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। अगर आप कंपार्टमेंटलाइज अरेंजमेंट करते, आपका अधिकारी वहां सुपरविजन में होता, प्रशासन अरेंजमेंट को मॉनिटर करता, फिजिकली वहां होता, तो ये भगदड़ कंट्रोल हो जाती है, मारे नहीं जाते। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, अनिला जी ने जो तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए हैं और जो संभावना जताई है कि कार्रवाई होगी, क्या इनसे सहमत हैं आप? देखिए, पूरी तरह से जो मामला है इसको जांच कमीशन बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इसको लेकर आज नहीं, पूरी तरह से एक तंत्र बनाना होगा जिसको लेकर केंद्र में एक बिल होना चाहिए जिसमें ऐसे ठग बाबाओं के लिए सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी आज जो है आदरणीय खड़गे जी ने भी राज्यसभा में बात करी। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर एक मौत का तांडव हुआ है उसके बावजूद भी सरकार जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है, मैं फिर कहूँगी कि सरकार को अपना राज्य धर्म निभाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अनुमति देने वाले, अनुमति लेने वाले और उस बाबा के खिलाफ जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और जिसके ऊपर ये मुकदमा भी है कि उसने जमीनें भी लोगों की हथियाई। इतना सब कुछ होने के बाद उसको संरक्षण दे क्यों रही है सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे 30 घंटे के बाद, लेकिन कार्रवाई जब मामला ठंडा हो जाएगा तब क्या कार्रवाई करेंगे? और सिर्फ कमीशन बना देने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू मैडम। मैं आचार्य जी को बुलाता हूँ इस कार्यक्रम में। रामविलास जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताओ कि इन पाखंडियों से लोग कैसे बचें, थोड़ा जनता को इस बात का थोड़ा जागरूक करो आप लोग। वर्तमान की जो परिस्थिति है इसमें अनेक प्रकार की ऐसी भ्रांतियां केवल उत्तर प्रदेश में फैलाने वाले ही नहीं है, अपितु साउथ में, हमारे ईस्ट में या अनेक जगह ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और केवल हिंदू धर्म में भी नहीं है, अनेक धर्मों में ऐसे लोग लोगों को भ्रमित करते हैं और भोले भाले लोगों को फंसा करके और उनके अर्थ का सदुपयोग करना, उनके भीड़ तंत्र का सदुपयोग करना, अपना वैभव प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित करके और अपना भक्त बना करके लोगों के सामने एक प्रस्तुत करना, ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए सर उनसे कैसे निपटिएगा जो जातियों के अपने को लिविंग गॉड घोषित कर लिए, जैसे सूरजपाल लिविंग गॉड, क्रिएटर ऑफ ब्रह्मांड। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, जैसे काशी में एक विद्युत परिषद है, वो परिषद का एक कार्य है कि जो विद्वान लोग हैं उनको वो अपने तौर पर परीक्षण करती है। असल में उसमें भी झगड़ा है सर, वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण डोमिनेटेड है, ये फला कम्युनिटी डोमिनेटेड है, तो जो अदर कम्युनिटीज हैं वो कंफर्टेबल नहीं फिट करती सर, इसीलिए ये लोग कल्ट स्टेटस पाते हैं और कोई मसला थोड़ी। ब्रजेश जी, मैं आग्रह करूंगा, चूंकि आप इतने बड़े चैनल के सबसे श्रेष्ठ हैं और आप इतनी डिबेट करते हैं, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है। और चाहे आप किसी भी सरकार के समय देख लें, चाहे आप धर्म के लिए देख लें, अथवा मैं किसी को जातिवादी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जातियों के लिविंग गॉड पैदा हो गए हैं इस देश में, ये बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिक्र अभी हेमंत जी भी कर रहे थे कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए अभी जो परिणाम आए वो देखकर भी कार्रवाई करने का जोखिम कौन लेगा? क्यों हेमंत जी, आप मुझे बताइए क्या ये बात सही है नहीं सही है? हेमंत जी बताएंगे। अभी जो परिणाम आए हैं, मैं समझ सकता हूं अनिला सिंह जी के, और मैं उनकी भावनाओं के साथ अपने को संबद्ध भी करता हूं। भाई कौन जोखिम लेगा सूरजपाल पर कार्रवाई करने का? हेमंत जी देखिए, सब ये झूठे हैं, मक्कार है, फरेबी है, सुअर है, समाज के दुश्मन है, लेकिन ये हम आप जो जानते हैं कह सकते हैं, जो इनके करोड़ों लाखों इनके श्रद्धालु हैं, इन पर अंधविश्वास करने वाले हैं, इनको लिविंग गॉड मानने वाले हैं, इनको अपना उद्धारक मानने वाले हैं, उनके दिमाग में भी बात एक नहीं आ बात, सकती। ऐसे ब्रह्मांड का क्रिएटर सूरजपाल नारायण साकार, ब्रह्मांड का क्रिएटर, और आज जब पत्रकार पहुंचे मैनपुरी में उसके आश्रम में, बंदूक लेके उसके जो अनुयायी है ना वो खड़े हैं पत्रकारों के कि आना मत वरना ठीक कर देंगे,
और पुलिस भी कह रही पत्रकारों से कि भैया दूर रहो जरा आश्रम से। तो आप समझिए, आप जरा बाबा राम रहीम का एग्जाम्पल देख लीजिए। इतना घनघोर अपराधी, बेईमान, मक्कार, हत्याएं कराने वाला व्यभिचारी, सरकार तो ये बाबा भी उसी की श्रेणी का है। लेकिन समस्या क्या है, इस बाबा के लाखों करोड़ों समर्थक है, करोड़ों भी हो सकते हैं, लाखों तो ही हैं। और कल को कोई ये सवाल करना शुरू कर दे कि ब्राह्मणों को जो ये बाबा होते हैं उनको तो आप नहीं पकड़ते हो, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। क्षत्रियों के बाबा बड़े बड़े हैं, उनको आप नहीं पकड़ते हो, कुछ नहीं कहते हो, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। ये तो दलितों के बाबा हैं, तो दलितों के बाबा हो जाएं। अरे सर, तो यही तो मैं कहना चाह रहा था, यही वाली बात थी, एक्चुअली यही बात है। इसीलिए मैंने अनिला सिंह के साथ खुद को संबद्ध किया कि मैं समझ सकता हूं कि कारण क्या हो सकता है। खाली ये सरकार नहीं ब्रजेश जी, खाली यह सरकार नहीं, किसी पार्टी की कहीं की भी सरकार होती है, चाहे दक्षिण भारत में, चाहे गुजरात में, चाहे बंगाल में। अरे आप ज्यादा पीछे क्यों जा रहे हैं? मथुरा का जवाहर बाग कांड याद करिए ना, कितना कितना विभत्स हादसा था वो। बिल्कुल, हमारा घंटों मोर्चा चला था, पुलिस वाले मारे गए थे उसमें। मेरा छोटा भाई जैसा अधिकारी वो मारा गया वहां, प्रादेशिक पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी, हम तो उसको कैसे भूल सकते हैं। और वहां भी बाबागिरी चली, उन बाबाओं को सपोर्ट करने वाला दूसरा दल था, वहां समाजवादी पार्टी के लोगों का दखल माना जाता था। तो साहब, ये बाबा पॉलिटिक्स को भी पकड़ के चलते हैं, और पॉलिटिक्स इन बाबाओं के पीछे 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। अब आपने नाम लिया है तो सपा वाले कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट 10 सेकंड दे पाऊंगा। हेमंत जी, आप बहुत सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन हमारी पार्टी पे बात आई तो मैं प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। वो जो घटना हुई थी उसका अंततः रिजल्ट क्या हुआ, बाबा का क्या हुआ, उसके अनुयायियों क्या हुआ, उसके सेवादारों का क्या हुआ और उस आश्रम का क्या हुआ, इस समय उत्तर प्रदेश सब जानता है। मैं बस ये जानता हूं कि बागेश्वर धाम तैयार करने वाली सरकारें, संरक्षित करने वाली सरकारें जाति विशेष के धार्मिक लोगों को क्यों आगे करती हैं? अयोध्या में भी जाति विशेष के धार्मिक लोगों को ही आगे क्यों? धन्यवाद सर, ये अब परिचर्चा उसी दिशा में जा रही है कि मामला जातियों पर ही अंत में चला जाए। धन्यवाद, हमने बात उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद कि आप सबने शिरकत की और अपनी बात रखी। बहनों भाइयों, मैं अभी भी आशान्वित हूं और उम्मीद करता हूं इंसाफ मिलेगा। आज नहीं, कल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, बस वक्त की बात है। नमस्कार।